जय हिंद, राम राम साथियों। एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है गांव खेत की बात के इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले एक ऐसे मुद्दे की जिससे भारत का भविष्य जुड़ा हुआ है, जिससे भारत के विश्व की महाशक्ति बनने और विश्व गुरु बनने का सपना जुड़ा हुआ है, जिससे भारत के करोड़ों नौनिहालों का भविष्य जुड़ा हुआ है। आज हम देख रहे हैं कि देश में एक तरफ जहां वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन शिक्षा की बातें हो रही है, दूसरी तरफ दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे रहते हैं, क्या उनको ऑनलाइन शिक्षा मिल पा रही है? क्या वे सारी सुविधाएं ले पा रहे हैं जो महानगरों और मझौले शहरों में रहने वाले बच्चों को मिलती हैं? क्या वो लोग उतनी ही शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं जितने अमीर लोगों के बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्रहण कर पा रहे हैं? इस पे हम बात करेंगे आज। दोस्तों, शिक्षा का अधिनियम 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 2002 में लाया गया था। शिक्षा के मूल अधिकार की बात की गई और जिसमें ये कहा गया कि सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, एक बार फिर मैं अपने शब्दों पे जोर दे रहा हूँ, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 साल तक के बच्चों को उपलब्ध करवाई जाएगी। और अभी नई शिक्षा नीति जो हाल ही में आई है, उसमें यह बढ़ा के 18 साल कर दिया गया है और इसे मूल अधिकार में भी जगह दी गई थी और एक नया मूल अधिकार जोड़ा गया 21A। इतनी सारी बातें हुई और इसके बाद में क्या सच में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को अपना मूल अधिकार मिल पा रहा है? क्योंकि कोरोना काल से पहले तक देश में लगभग 15.5 लाख स्कूलों के माध्यम से 95 लाख लगभग शिक्षक 24 करोड़ 78 लाख विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे थे। यह आंकड़े मैंने MHRD की वेबसाइट से लिए हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका भी नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ऐसे में इतने सारे बच्चों को जो ऑफलाइन शिक्षा दी जा रही थी और कोरोना के इस दौर में आज लगभग 4 महीने हो गए हैं, लॉकडाउन रहा, फिर अनलॉक शुरू हो गया, लेकिन स्कूल अभी भी बंद हैं। और ऐसे में बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आए जो बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन क्या ग्रामीण क्षेत्र तक वो पहुंच पाए हैं? ये बहुत बड़ी सोचने का विषय है। और क्या उनकी शिक्षा इस तरह की है जो ग्रामीण बच्चों को उपलब्ध हो पाए? क्या ये ऑनलाइन शिक्षा ग्रामीण तबके तक पहुंची है? क्या उनके माँ बाप इतने पैसे अफोर्ड कर सकते हैं जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनकी शिक्षा का उपयोग कर सकें? क्योंकि हाल ही में हमने कुछ उदाहरण देखे मीडिया में कि हिमाचल प्रदेश के एक किसान ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी गायें बेच दी। उसके बाद में मीडिया में आने की वजह से उसकी मदद की गई। एक एक्टर हैं सोनू सूद, जिनका नाम अभी काफ़ी प्रचलित हो रहा है, उन्होंने उनकी मदद की। इससे पहले थोड़े दिन पहले हमने देखा कि बाढ़ में राजस्थान के एक लड़के की तस्वीरें वायरल हुई थी जो पहाड़ी पे चढ़ के ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहा था। यानी स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों और जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ पर उस स्तर की ऑनलाइन शिक्षा नहीं पहुँच पा रही, या बिल्कुल भी नहीं पहुँच पा रही जिस स्तर की शिक्षा बड़े महानगरों में पहुँच रही है या अमीर लोगों को पहुँच रही है। अब इसमें समस्या क्या है? कुछ समस्याएं मैंने नोट की है, वो ये हैं कि सबसे पहली समस्या नेटवर्क की। वैसे आज देश में 5G की बातें चल रही है, डिजिटल इंडिया की बातें चल रही है, लेकिन बहुत से ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं और गांव ऐसे हैं जहां तक नेटवर्क सही रूप से नहीं पहुंच पाया है।
और पहुंच पाया है तो उस स्तर का नहीं है कि वहाँ पर ऑनलाइन वीडियो चल सके। सबसे पहली समस्या ये है। दूसरी समस्या है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो सब्सक्रिप्शन होता है, जो चैनल आपको देखने के लिए जिस ग्रुप का जो कंपनी प्रोवाइड करवा रही है, उसके लिए कम से कम 10,000 से लेकर 50,000 तक के मूल्य के अलग अलग आपको कोर्सेज मिलेंगे, जो छोटी क्लासों से लेकर बड़ी क्लासों तक, और बड़ी क्लासों के मिलेंगे 40 से 50,000 तक के, जैसे बायजू के हैं, इटोस के हैं, और ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पे जैसे देश में अभी विरोध चल रहा है चाइनीज़ कंपनीज़ का, उन चाइनीज़ कंपनीज़ का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी है। लेकिन फिर भी आप सोचिए कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं और उनमें अच्छा माध्यम भी है शिक्षा का, लेकिन देश में दूसरी तरफ गरीबी की स्थिति देखिए। सुरेश तेंदुलकर की विधि की गणना के अनुसार देश में लगभग 25.7% यानी 1/4 हिस्सा ग्रामीण जनसंख्या का आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। और इसका मतलब ये है कि उन लोगों तक कैसे सुविधाएं पहुंचती होगी जिनका सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार ही जो व्यक्ति प्रतिदिन के सिर्फ 27 रुपये कमा रहा है, क्या वो अपने बच्चों को इतनी महंगी ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध करा पा रहा है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। तीसरा जो समस्या आ रही है सबसे बड़ी, वो है कि अगर आप कुछ प्लेटफॉर्म्स फ्री भी हैं यूट्यूब पर कुछ वीडियोस, लेकिन उसके लिए भी रिचार्ज चाहिए, आपको अच्छा नेट चाहिए, और जो आदमी 27 रुपये प्रतिदिन कमा रहा है और उनकी संख्या देश में ग्रामीण क्षेत्र में 1/4 है, तो वो कैसे 300-400 रुपये प्रति महीने का रिचार्ज कैसे अफोर्ड कर पाएगा? और उसके पास इस तरह की क्वालिटी के फ़ोन भी नहीं होंगे। और चौथा है, अगर मान लो उसने किसी तरह से अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए या फिर अपने खुद का पेट काट कर कैसे जैसे ऐसे चीज़ें व्यवस्था बना ली कि ऑनलाइन शिक्षा उसके बच्चों को मिल सके, तो उसको गाइडेंस कौन देगा? क्योंकि बच्चे ऑनलाइन शिक्षा में यूट्यूब पर बहुत से वीडियोज़ उपलब्ध हैं और नेट पर भी बहुत से, यानी कि एक व्यापक स्तर पे शिक्षा के वीडियोज़ मौजूद हैं, लेकिन उनको एक गाइडेंस देना कि कौन सा वीडियो आपके लिए उपयुक्त है, कौन सा अनुपयोगी है, और विभिन्न ऐप्स हैं जिनसे बच्चे भटक जाते हैं, तो वो गाइडेंस कौन देगा? क्योंकि ये गरीब माँ बाप को तो पता ही नहीं है, उसने मुश्किल से मोबाइल लाकर दे देगा, उसमें रिचार्ज करा देगा, लेकिन उसको गाइडेंस कौन देगा? ये समस्याएं हैं। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि गरीब पैदा होना आपका दुर्भाग्य है, लेकिन गरीब मरना आपकी कर्महीनता है। लेकिन ये ऐसे बच्चे जो इन परिस्थितियों में आज जी रहे हैं, क्या उनका कोई दोष है, या फिर हमारे सरकारों की भी कोई जिम्मेदारी है? सरकारें क्या कर रही हैं? और उसका जवाब है औपचारिकताएं। कुछ राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से अपील की कि रेडियो के माध्यम से या दूरदर्शन के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ा सकें, ऑनलाइन शिक्षा दे सकें। कुछ छोटे स्तर पर ऐसे प्रयास चल रहे हैं, लेकिन क्या वो काफ़ी हैं? मुझे लगता है संदेश स्पष्ट है, ऐसी व्यवस्था से शिक्षा में वर्ग विभाजन होगा, और वर्ग विभाजन ऐसे होगा कि अमीरों और गरीबों के बच्चों के बीच में जो शिक्षा का स्तर है वो पैदा हो जाएगा, और जो गरीब बच्चे हैं वो एक पिंजरे के में बन जाएंगे और एक सीमित संसाधनों के साथ शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे, जबकि अमीर वर्ग के बच्चे टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करेंगे, और निश्चित रूप से वो उन गरीब परिवारों के बच्चों से बेहतर ही होगा। और ऐसे में हम बात करते हैं कि शिक्षा का मूल अधिकार, और वो सब है आर्टिकल 21A में, जो ऐसा लगता है कि सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। और कोरोना काल के इस दौर में ये बात बिल्कुल खुलेआम उजागर हो गई है। हालांकि सरकार ने अभी हाल ही में नई शिक्षा नीति में कई घोषणाएं की है कि तरह तरह के इम्प्लीमेंटेशन किए जाएंगे, शिक्षा को और व्यापक बनाया जाएगा, और कई सुधार की बातें कही हैं। लेकिन जो अभी परिस्थितियां बन रही हैं, उनमें जो गरीब और ग्रामीण स्तर के बच्चे हैं उनके लिए कोई नहीं सोच रहा है। कोई राजनीतिक केस होता है तो सुप्रीम कोर्ट में तुरंत पिटीशन लगती है
या फिर केस लड़ा जाता है, रिट लग जाती है। और अभी इस समय शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे जो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं उपलब्ध हो पा रही है, किसी को सोचने का वक्त नहीं है, न नेशनल मीडिया इस पे ध्यान दे रहा है कि कैसे बच्चे पढ़ रहे होंगे। ऐसी परिस्थिति में जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनकी खुद की ये जिम्मेदारी है कि वो किसी भी तरह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करें और ऐसी परिस्थिति बनाएं जिससे बच्चे को उन अमीर वर्ग के बच्चों से बराबर तो नहीं लेकिन उससे कम भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा जो हर समस्या का एक तरह से कहें तो रामबाण उपाय है। एक अच्छी शिक्षा एक अच्छे समाज का निर्माण करती है। और ऐसे दौर में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ये सोचना चाहिए कि उन्हें खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उन्हें किसी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। दिनकर की कविता की पंक्तियां हैं कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़े, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। अब मेरे कुछ व्यक्तिगत इस समस्या के लिए उपाय हैं जिन पे मैं बात करना चाहूँगा, जिनके माध्यम से शायद इस व्यवस्था में कुछ सुधार हो सके और कोरोना काल में वो बच्चे जो पिछड़ रहे हैं, विशेष रूप से 10वीं और 12वीं के बच्चे, क्योंकि जो कंपटीशन एग्ज़ाम है वो तो उसी टाइम पे होने हैं जब भी लॉकडाउन पूरी तरह से हट जाएगा या ये जो कोरोना का प्रभाव कम हो जाएगा तो वो अपनी जगह होने हैं। ऐसे में वो कोई नहीं सुनने वाला आपकी कि आप ऐसे क्षेत्र में थे जहाँ पर नेट उपलब्ध नहीं था, ऐसे क्षेत्र में थे जहाँ पर ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाई। ये सब आपकी खुद की जिम्मेदारियाँ हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या उपाय सरकार कर सकती है? पहला उपाय ये है कि जो राजीव गांधी विद्यालय हैं जो छोटे छोटे हर 3-4 किलोमीटर पे बने हुए हैं, वहाँ पर 5-5 और 10-10 बच्चों के माध्यम से अलग अलग पारियों में, जैसे 10वीं के लिए अलग पारी 2 घंटे की, 12वीं के लिए अलग पारी लगाकर शिक्षा दी जा सकती है जहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। अब बात करते हैं ऐसे विद्यालयों की जहाँ नेटवर्क है लेकिन अभी तक ऑनलाइन शिक्षा नहीं चालू हो पाई है या फिर इस तरह का नहीं है कि सबको अच्छा नेट मिल सके। तो सरकारी स्कूलों में एक ऐसा टीवी या ऐसा कुछ लगा के जहाँ पे फिर वही अलग अलग पारियों में ऑनलाइन शिक्षा दूसरी जगह अगर टीचर है उपलब्ध नहीं है उस गांव में तो दूसरी जगह से भी दी जा सकती है। तीसरा तरीका ये है कि अगर मान लो शिक्षक उपलब्ध नहीं है किसी गांव में तो बीएड किए हुए या फिर अध्यापन की शिक्षा प्राप्त किए हुए बहुत से लोग हैं जो बेरोजगार हैं, तो उनको विद्यार्थी मित्र के रूप में लगा सकते हैं और उस गांव में जो गांव विशेष में 10वीं और कम से कम 12वीं के छात्र हैं जो 5-10 की संख्या में होते हैं हर गांव में, उनको अलग से थोड़ी थोड़ी अलग अलग पारी में बुलाकर शिक्षा दी जा सकती है। चौथा और विशेष काम जो सरकार कर सकती है वो है कि शिक्षा के अलग से जो न्यूज़ चैनल चल रहे हैं उन्हें दूरदर्शन के साथ जोड़ा जाए और रेडियो पर भी ऐसे विषयों के कोर्सेज चलाए जाएं जो सबके लिए कॉमन है, क्योंकि हर क्लास को पढ़ाना अलग अलग विषय इतना स्लॉट नहीं है। हमारे पास 24 घंटे का स्लॉट है, उसमें से भी न्यूज़ दिखानी होती है, कई चीज़ें हैं। तो इसलिए ऐसे विषय पढ़ाए जाएं जो सबके लिए कॉमन है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, फिर ऐसे विषय जो 10वीं 12वीं 9वीं 8वीं 11वीं सब कक्षाओं में हों, ऐसे विषय पढ़ाए जाएं। और अंतिम ये है कि सरकार को ये ब्लॉक टू ब्लॉक, आपको तहसील टू तहसील, जिला टू जिला मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि इनकी वापस शिक्षा शुरू कैसे की जाए। लोगों के सुझाव लेने चाहिए कि कहाँ पर क्या व्यवस्था उपलब्ध है, किस गांव में कितने शिक्षक उपलब्ध हैं, किस विषय के उपलब्ध है और कैसे इसकी, क्योंकि अभी तक तो कोई सुध नहीं ली जा रही है। उम्मीद है आप लोगों को और ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अभिभावकों और बच्चों तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।